हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी क्लासेस। मैं सुशांत श्रीवास्तव आ गया हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर का पार्ट 3 लेकर के। चलिए बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले, जैसा कि हर बार मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या किया था। इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में देखो, जो हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने ये टॉपिक्स कवर किए थे: अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, मीनिंग, हिस्ट्री, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। और फिर हमने लेक्चर 2 में क्या क्या किया था। लेक्चर 2 में हम लोगों ने बुक कीपिंग को देखा था, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इनके डिफरेंसेस, दोनों में क्या डिफरेंस थे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, ये देखा था। ऑब्जेक्टिव्स किए थे, एडवांटेजेस किए थे और रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये हमने 5-6 टॉपिक कवर किए थे। तो ये हमारा पिछला था। अब हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस का मतलब कहाँ तक हम अकाउंटिंग तक नहीं जा सकते, क्या हमें, क्या उससे घाटा क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो लिमिटेशंस है ना, अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है, जो वर्ड्स आ रखे हैं, वो आप वो 11th में आगे आने वाले टर्म्स हैं, तो ज़्यादा समझ नहीं आएंगे। तो आपको भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब आप लोगों को 11th का कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा ना, तो ये लिमिटेशंस आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है। बट मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा ओवरऑल ऊपर से बता देता हूँ। अब देखिए, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। मोस्ट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। देखो, पहली टेक्निकल लैंग्वेज आ गई है ना। ज़्यादातर जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं वो एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड होती है। एक बात आप समझ लो बच्चों, हम अकाउंटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एंट्री पास कर दी। अब एंट्री पास कर देने का मतलब ये है कि कोई भी आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा हम नहीं कर सकते जब तक उसका क्या ना हो बच्चों, एविडेंस ना हो। यानी कि अगर आपने कोई गुड्स मार्केट से परचेज किया है, मैंने आपको गुड्स की डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन क्या थी मैंने वो एक्चुअल में नहीं बताया, बट गुड्स क्या होता है मैंने आपको ये बताया था। जिस चीज़ की हम क्या करते हैं बच्चों, बिजनेस डीलिंग करते हैं। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है, जिससे हम अर्निंग कर रहे हैं, वही हमारी गुड्स होते हैं ना। डेफिनेशन तो हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बेसिक टर्म्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या समझना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई भी गुड्स को परचेज करते हो, आप कौन, मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ एज अ फर्म, एज अ बिजनेस, है ना। तो आपने क्या किया, कोई गुड्स परचेज किया, तो अब उसका अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, कहने का मतलब ये है, आपके पास अगर उसका कोई बिल नहीं है, तो आप उसको कैसे साबित करोगे कि हाँ भाई मैंने ये परचेज़ किया है? नहीं कर पाओगे ना। तो अकाउंटिंग में एंट्री करने से पहले आपको, आपके पास क्या होना ज़रूरी है, एक एविडेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि बिल, वाउचर्स, है ना। ये जो आपका बिल है, वाउचर है, इसका आपका चैप्टर आएगा चैप्टर 7 सोर्स डॉक्यूमेंट का। क्लियर। तो हम लोग बिल्स कैसे होते हैं, एविडेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम लोग 7 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जो लिमिटेशंस है ना, आपके थोड़ा सा कम समझ आने आएंगी अभी। ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है येट सम एस्टिमेट्स आर आल्सो मेड फॉर एसरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस। अभी कह रहा है कि लेकिन प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हमें कुछ एस्टिमेट भी लगाने पड़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर 2 बात आ गई। पहले मैंने बोला कि यार जितने भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे उसका एविडेंस चाहिए। फिर हमने क्या बोला कि यार प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने से पहले ना हमें कुछ एस्टिमेट भी लगाने पड़ते हैं। तो क्या है, हमारा अकाउंट कोई फुल्ली एग्जैक्ट तो है ही नहीं ना, बचा ही नहीं हमारा फुल्ली एग्जैक्ट तो अकाउंट, सब कुछ तो करेक्ट है ही नहीं उसके अंदर। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई आपको एविडेंस चाहिए रिकॉर्ड करने से पहले, और फिर दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि यार हमें कुछ एस्टिमेट भी लगाने पड़ते हैं। अब ये एस्टिमेट्स क्या चीज़ है? अब देखिए, जैसे एक वर्ड आया आपका पहले, ये आपकी बुक में लिखा हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अगर अभी आप अपने बुक में 13 चैप्टर पे जाओगे, डेप्रिसिएशन का चैप्टर, तो वहाँ पे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होती है। ये होती है जैसे आपने कोई एसेट परचेज करी। क्लियर। एसेट क्या होता है ये मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर बता दूं।
कि जो भी आपके बिजनेस की क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी है, उसे हम एज अभी एसेट समझ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब जो भी बिजनेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं बिजनेस की, वही हमारी एसेट है ना। चलिए अब देखो, आपने उसको क्या किया, परचेज किया, तो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है ना, और एस्टिमेटेड लाइफ होती है कि ये कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, वही उसकी क्या है बच्चों, एस्टिमेटेड लाइफ है। ठीक है, तो वो हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है। उसी के बिहाफ पे हमें ये भी देखना होता है कि आपने एक बार कोई एसेट परचेज की, अब उस पर ना क्या होगा, हर साल एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई, ये तो नया वर्ड आ गया ना, क्या बोला मैंने बच्चों, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी हम कोई एसेट को, अब देखो होता तो फिक्स एसेट है, पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आप बस अपनी नॉलेज के लिए रख लो। हालांकि ये जो ब्रीफली क्या होगा वो हम लोग इसके 13 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर वर्ड आ गया है तो मैं आपको बताना पड़ेगा ना। तो देखो, जो भी हम एसेट को यूज़ करते हैं, तो जो यूज़ करने से उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है, यानी कि किसी भी एसेट को यूज़ करने से उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे आपका फ़ोन है, क्या बच्चों, आपका मोबाइल फ़ोन। अब आपका मोबाइल फ़ोन आप परचेस करके लेके आए 14,000 रुपीज़ में। कितने बच्चों, 14,000 रुपीज़ में। अब आप जिस दिन परचेस करके लेके आए, उसके एक महीने बाद अगर आप उसे सोल्ड आउट करोगे, क्या वो 14,000 का बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमने उस पर एस्टिमेट लगाया, क्या वो कोई उसका एविडेंस है क्या आपके पास, नहीं है ना। तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं, तो हमारा अकाउंट्स क्या फुली एग्जैक्ट हुआ, नहीं हुआ। क्लियर। अब आता है बच्चों अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये क्या चीज़ होती है, प्रोविजन का मतलब क्या है। अब बच्चों प्रोविजन क्या होता है, ये आप लोग पढ़ने वाले हो अपने इसी 11th के कोर्स में चैप्टर नंबर 14 में, रिजर्व्स एंड प्रोविजन। अभी आप बुक ओपन करके देखो, उसमें 14 नंबर चैप्टर पर जाइए, उसमें आपको मिलेगा रिजर्व्स एंड प्रोविजन नाम का चैप्टर। तो प्रोविजन क्या होते हैं वो हम वहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी आप बस इतना समझ लो कि आप किसी पर्सन को, आपने किसी कस्टमर को, किसी पर्सन को अपना गुड्स सोल्ड किया। क्या किया बच्चों, अपना गुड्स सोल्ड किया। अब देखो, सोल्ड आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से सोल्ड कर सकते हैं ना। एक तो ये होता है कैश में, कि भाई यार लाओ पैसे दो सामान ले जाओ। और एक होता है बच्चों क्या, क्रेडिट में, यानी कि सामान ले जाओ, पैसे आप बाद में दे देना। बात समझ आ रही है, आप सामान ले जाओ और पैसे बाद में दे देना। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाती है, क्या ये ज़रूरी है कि जिसको आपने सामान क्रेडिट पे दे दिया, उधार दे दिया, कि वो पैसे दे ही देगा। ये कोई 100% चांस तो है नहीं। तो कुछ परसेंट चांस जो कम होता है ना, कि यार 5% मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने सामान बेचा है ना, उसका 5% अमाउंट तो मुझे रिकवर होने वाला नहीं है। यानी कि अगर सपोज़ मैंने एक, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, इसको मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए का सामान बेच दिया। मिस्टर बी है, इसको मैंने क्या किया, 20,000 रुपीज़ का सामान बेच दिया। ये मिस्टर सी है, इसको मैंने क्या किया, 70,000 रुपीज़ का सामान बेच दिया। ठीक है, अब मेरी टोटल सेल कितने की होगी बच्चों, मेरी टोटल सेल हो गई 1,90,000 रुपीज़ की। अब और ये सारा का सामान मैंने कैसे बेचा है, सारा का सारा सामान मैंने बच्चों क्रेडिट में सोल्ड किया है, यानी कि उधार सोल्ड किया है। क्लियर है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पूरे के पूरे पैसे तो वापस नहीं आएंगे, कुछ पैसे इसमें से मेरे क्या हो जाएंगे बच्चों, डूब जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 10% पैसे तो मेरे डूब जाएंगे। मैंने 1,90,000 का सामान बेचा है, 10% अमाउंट मुझे नहीं मिलने वाला। वही होता है बच्चों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि मुझे डाउट है इन पे, जो भी डेट्स है उस पर मुझे क्या है बच्चों, डाउट है कि यार ये नहीं मिलने वाला, तो मैं उसकी तैयारी पहले से करूँगा। उसकी तैयारी बच्चों पहले से कर लेंगे। अब ये हम क्यों करते हैं ऐसा, हालांकि देखो बच्चों कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, एंट्री नोट करने का, रिकॉर्ड करने का कोई एविडेंस है क्या आपके पास, कोई बिल है, कोई वाउचर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसा कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस छुपे हुए हैं,
जो कि आपके इस बुक के 3rd चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कहते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा मान के चलना है, जिससे कि क्या होता है कि फ्यूचर में अगर आपको एकदम से लॉस हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब बच्चों, अब सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। सपोज आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2020 में। ठीक है, ये ईयर एंड होगा आपका कब? 31 दिसंबर 2020 में। अब इस साल के बीच में आपने बहुत सारा सामान परचेज किया, बहुत सारा सामान आपने सोल्ड किया, लेकिन कुछ आपका सामान क्या हो गया बच्चों? बच गया। कुछ सामान आपका बच गया, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? जो भी आपने सामान परचेज किया है एज अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल समझते हैं आप लोग? रॉ मटेरियल का मतलब होता है अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, आप किसी भी चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो भी आपको जिसके अंदर प्रोडक्ट डालना पड़ता है बनाने के लिए, वही सारा क्या होता है बच्चों? रॉ मटेरियल होता है। सपोज आपकी चीनी बनाने की फैक्ट्री है, तो चीनी बनाने के लिए आपको जो गन्ना चाहिए, शुगर केन चाहिए, वही आपके लिए क्या होगा बच्चों? आपकी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल होगा। अब वही रॉ मटेरियल आपका ईयर के एंड में बच गया। बात समझ आ रही है? ईयर के एंड में बच गया, वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये हमें अकाउंट से पता नहीं चल पाता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब बच्चों कि हम इसे, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है इस समय, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है इस समय। क्योंकि बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला बच्चों? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने जितने में परचेज किया है ना, आप उसी से एंट्री करो और उसी से आप आगे शो करते चलो। क्या कहता है? जितने में आपने कोई आइटम परचेज किया है, आप उसी से एंट्री करेंगे और उसी को आगे ईयर टू ईयर क्या करते रहेंगे बच्चों? फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, तो अब बताओ, सपोज आपने कोई गुड्स, कोई रॉ मटेरियल आपने परचेज किया था ईयर के स्टार्टिंग में, वो किया आपने सपोज 10 जनवरी 2020 को। अब वो वाला गुड्स हमारा आज बच गया। कब बच्चों? 31 दिसंबर 2020 का आपका वो गुड्स बच गया। अब वो गुड्स बच गया, अब ये जो वाला जो गुड्स है जो आपने 1 जनवरी 2020 को परचेस किया था, सपोज वो था आपका 10,000 रुपीज़ का, लेकिन आज जो उसकी वैल्यू है, आज जो उसकी वैल्यू है वो हो गई है कम। क्या हो गई बच्चों? कम हो गई है, या हो गई या बढ़ गई। लेकिन अकाउंट्स में तो हमें वो लिखना पड़ेगा जितने में आपने परचेज किया था। तो ये किसकी क्या है बच्चों? एक लिमिटेशन है। बात समझ आ गई? तो ये आपका बच्चों फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एक्सेप्ट। ज़्यादा आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी जो मैंने बताया आप उसको बस माइंड में रखिए, जिससे कि क्या होगा जब आप आगे के चैप्टर्स करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3rd चैप्टर भी इसके अंदर मैंने इसी वाले पॉइंट में बता दिया, 3rd चैप्टर भी आ गया, 14 चैप्टर भी मैंने आपको, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर भी मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये सब चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, आगे चले जाओगे, तो ये वाला पॉइंट आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। क्योंकि अब ये देखो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, प्रोविजन, इसके सेपरेट चैप्टर हैं, तो अभी इतनी जल्दी आपको समझ कैसे आ जाएंगे? आगे बात समझ। चलिए अब चलते हैं अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। हमारी इन्फॉर्मेशन रियलिस्टिक नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है। कैसे? देखो, अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। जैसे मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया था ना, कुछ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस लगते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि आपको ऐसे करना है, ये करना है तो करना है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अभी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? 3rd चैप्टर में आएगा आपके। कहाँ आएगा बच्चों? 3rd चैप्टर में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी बिजनेस की जो इंटेंशन है वो कैसी होनी चाहिए कि हम बिजनेस कभी बंद नहीं करने वाले। क्लियर है? हमारी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए कि हम बिज़नेस कभी बंद नहीं करने वाले। अगर आपने एक बार बिज़नेस ओपन किया है, बिज़नेस खोला है, तो ये हमारा ईयर टू ईयर चलता रहेगा। अब ये कॉन्सेप्ट है।
तो ऐसी ऐसी चीज़ों से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, अनरियलिस्टिक आ जाती है। अरे कभी तो कोई बंद हो सकता है ना। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड डेप्रिसिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। यानी कि आपने एसेट्स को तो रिकॉर्ड कर लिया उसके कॉस्ट पे, 1 लाख की आपने एसेट परचेस कर ली, और जो उस पर डेप्रिसिएशन है, मैंने अभी बताया था ऊपर डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब आप जब किसी एसेट को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से उसकी वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्यों आता है डिक्रीमेंट, वो तो हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ही पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है हमें, ठीक है। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया अभी आपको, जो भी एसेट को यूज़ करने से उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ, हम डेप्रिसिएशन कब तक लगा सकते हैं किसी एसेट के ऊपर, हम तभी तक तो लगा सकते हैं जब तक वो चल सकती है। यानी किसने बोला, एसेट्स को तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देंगे, एसेट्स को तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन कब तक लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यूजफुल लाइफ तक, कि जब तक वो चलेगी। और कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि आपका बिजनेस तो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई ना, बात गड़बड़ हो गई ना। ये इसकी क्या बच्चों, एक लिमिटेशन है। अब बोल रहा था एसेट्स में नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट बुक वैल्यू। तो जो हमारी एसेट होगी वो हमारी एक्चुअली रियलाइजेबल वैल्यू बता ही नहीं पाएगी उस पर। क्लियर है। तो जो बुक वैल्यू आएगी, जो भी हमारी बुक वैल्यू आई है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, वो एक्चुअली रियलाइजेबल होगी ही नहीं। क्लियर है। चलिए ये तो 2 पॉइंट हो गए। अब इसके अलावा और 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो भी पॉइंट बेटा थोड़े अटपटे वाले हैं, तो मैंने वो वाली लैंग्वेज को स्किप किया। अब देखो आप इसको देखो, अकाउंटिंग इज डन ऑन हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए थे ऊपर अभी, है ना। तो जब हम अकाउंटिंग करते हैं वो कौन सी वैल्यू पे करते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एसेट्स। यानी कि जो आप एसेट परचेस करते हो, जितने में परचेस की है, आप उसी पे क्या कर लेते हो बच्चों, रिकॉर्ड करते हो। क्लियर है। जो चेंजेस वगैरह आ रहे हैं हम उसको नहीं देखते हैं, है ना। तो बोल रहा है अकाउंटिंग रिकॉर्ड एसेट्स एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट देयर करंट मार्केट वैल्यू। यानी कि उसकी करंट में क्या वैल्यू है वो हमें वो नहीं देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपने कितने में परचेस किया, कितने में परचेस किया, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दो, हम उसको देख रहे हैं। लेकिन मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है हम उसको नहीं देख रहे हैं, है ना जी। चलिए अब आपका अगला पॉइंट है, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। यानी जो प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं हम उसको इसमें इग्नोर कर रहे हैं। कैसे, देखिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, सो चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी आर इग्नोर्ड। हम उसे कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्लियर। अब आता है इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मनी की टर्म में क्या हुआ है आप बस उसी को रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, हमारा मैनेजमेंट कैसा है, स्टाफ कैसा है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो इसकी लिए ये लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। अब आपका आता है अकाउंटिंग अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब बच्चों होता है कि आप अपने अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, है ना। हालांकि ये इलीगल है, कोई कॉन्सेप्ट कहता नहीं कि आप ऐसा करो, बट आप दुनिया की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपने अकाउंट्स के साथ क्या कर सकते हो बच्चों, छेड़छाड़ कर सकते हो। क्या नकली डॉक्यूमेंट नहीं बनते क्या, बिल्कुल बन जाता है ना। तो विंडो ड्रेसिंग भी यही होती है कि विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन। यानी कि जो चीज़ है नहीं हम वो भी दिखा सकते हैं। बात तो यही आ गई ना। आप तो अकाउंटिंग तो कोई पर्सन कर रहा है वो तो कुछ भी दिखा सकता है ना, अपनी बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। हालांकि पहुँचा नहीं है वो, बट जो भी वो स्टेटमेंट्स बना रहा है, जो अकाउंट्स बना रहा है, उसमें तो वो कुछ भी हेरफेर कर सकता है ना। तो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लेना। और ये जो मैंने इसमें जो 4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लें। और क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप इसको जब बाद में इसको रीड करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जो बुक में जो लैंग्वेज दी हुई है वो बिल्कुल अजीब सी दी हुई है, ठीक है।
तो अभी आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। पहले अभी आप दो ये नोट कर लो, ये वाला हिस्सा बाद में नोट कर लेना। अब आप बच्चों ये वाले 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब देखो 2 क्लास में मैं आपको बता रहा था, नहीं बता पाया ना। अब हमारे क्या आ गए, यूजर्स आ गए कि भाई ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए किसको होती है। मैंने इतना तो बताया था दोनों क्लास में कि एक होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स और दूसरे क्या होते हैं बच्चों, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर का मतलब जो हमारे फर्म के अंदर के लोग हैं, और एक्सटर्नल का मतलब जो हमारे फर्म के बाहर के लोग हैं। तो देखिए बच्चों, इंटरनल वाले देखते हैं हम। अब इंटरनल वाले कौन बच्चों, एक ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज। कंपनी के अंदर तो यही होता है ना, फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर यही 3 लोग होते हैं। एक ऑनर होता है, उनका मैनेजमेंट होता है और उनका स्टाफ होता है। अब भाई ऑनर को ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, ऑनर को ये इंफॉर्मेशन चाहिए किस लिए, अब आप लोग वो देखें। रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अभी रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, हाँ बच्चों, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी ऑनर, ओनर समझते हैं ना आप लोग, ओनर का मतलब बच्चों जिसका वो बिजनेस है, क्लियर, जो उसका मालिक है। अब जो इस ओनर ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बिजनेस को लगाने में, जो उसने इन्वेस्टमेंट पूरा किया है, जो पैसा उसने लगाया है, अब उसके ऊपर उसको रिटर्न भी तो चाहिए। अब रिटर्न कैसे मिलेगी, सारा डेटा तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्लियर है। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर बिजनेस, ये सब जानने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्लियर है। क्यों चाहिए होती है, एक तो अपनी रिटर्न फाइंड करने के लिए, यानी कि जितना पैसा लगाया है उस पर उसको कितना कितना बेनिफिट मिला, और दूसरा कि उसका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ तक पहुंची। क्लियर। अब बच्चों अगला पॉइंट आता है मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट को क्यों चाहिए, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, टू टेक वेरियस डिसीजंस, यानी कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और हमें फ्यूचर में क्या क्या डिसीजन लेने हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्लियर। फिर आता है एम्प्लॉयज़ की, भाई एम्प्लॉयज़ को क्या मतलब है, एम्प्लॉयज़ को मतलब है बिल्कुल, देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी टू क्लेम हायर वेजेस एंड बोनस। अगर बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, तो भाई एम्प्लॉयज़ क्या चाहेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमें बोनस दो। क्लियर है। तो बच्चों आप इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, लीजिए। अब देखिए बच्चों एक्सटर्नल, कि जो बाहर के लोग होते हैं वो उनको क्यों चाहिए। अब आता है पहला पॉइंट बच्चों, इन्वेस्टर, जिसने पैसा बाहर से, कोई बाहर का व्यक्ति उसने पैसा लगा दिया, ओनर के अलावा बता रहा हूँ मैं, ओनर ने तो लगाया, ओनर का बिजनेस है, किसी और ने भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके ऊपर भी तो उसको इंटरेस्ट चाहिए होगा, रिटर्न चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। तो देखिए, सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, कि भाई पैसा लगाया है उसने, तो उसका पैसा कहीं डूब ना जाए, तो उसकी सेफ्टी वो चाहेगा कि नहीं चाहेगा। भाई सपोज किसी ने 10 लाख रुपए लगा दिए, उसका पैसा ना डूब जाए, कि उस चेक तो उसे करना पड़ेगा ना कि भाई उसको जो जिस बिजनेस में उसने पैसा लगाया है वो बिजनेस ग्रो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो हम लोग बच्चों क्रेडिटर के पॉइंट पे आ गए हैं। अब देखिए क्रेडिटर क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। होने वाला है। क्रेडिटर का मतलब, आप एक मिस्टर ए हैं और एक ये क्या है बच्चों, मिस्टर बी है, ठीक है। अब अगर मिस्टर ए ने बी को क्या किया बच्चों, गुड्स सोल्ड किए, ठीक है, मिस्टर ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए, तो अब मिस्टर बी इसको पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल पेमेंट करेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बी को जो गुड्स सोल्ड किया वो किस में किया बच्चों, क्रेडिट में किया, ठीक है, और बी जो है बाद में ए को पेमेंट करेगा। अब आप देखिए,
आप अकाउंटेंट हो बी के, किसके अकाउंटेंट हो बच्चों, बी के अकाउंटेंट। तो अब आप लोगों को पेमेंट करनी है किसे, ए को, ए को पेमेंट करनी है। आप जो पेमेंट करोगे तो आपके लिए मिस्टर ए क्या बन गया बच्चों, क्रेडिटर बन गया। हमें जिस भी पर्सन को पेमेंट करनी है वो पर्सन कौन होना चाहिए, अगर हमने उससे कोई गुड्स परचेस किया है उधार, तो अगर हमें उसके बदले में फ्यूचर में कोई भी पेमेंट करनी है तो वो सामने वाला पर्सन हमारे लिए क्या होगा बच्चों, क्रेडिटर होगा। आगे बात समझ। अब आ जाओ आप कि अगर आप मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं, मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं, अब आपको मिस्टर बी से पेमेंट रिसीव करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, फ्यूचर में पैसे आने वाले हैं, तो मिस्टर बी आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, मिस्टर बी आपके लिए हो जाएगा डेट। ये दो टर्मोलॉजी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो अभी इसमें आप लोग ऊपर से समझ लो, उलझना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चों हमारा पॉइंट आ गया था ये क्रेडिटर का, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए हो क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो होता है जिस पर्सन को हमें पेमेंट करनी है, यानी कि हम उसे पेमेंट करेंगे। अब हम पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब हमने उससे उधार सामान लिया होगा। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि उसने उन्हें उधार सामान बेचा है, तो क्या वो हमारे अकाउंट्स जानना नहीं चाहेगा कि भाई आप लोग पेमेंट कर सकते हो वापस कि नहीं कर सकते हो। चलो मैं एग्जांपल आपके ऊपर लेता हूँ। सपोज आपका बिजनेस है, किसी को आप बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में गुड्स सप्लाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो भी किस में, क्रेडिट में, तो क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि भाई मुझे इससे पेमेंट वापस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। बात समझ आ रही है। आप ये जानना चाहोगे ना कि भाई फ्यूचर में वो बंदा मुझे पेमेंट वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर वो पेमेंट वापस नहीं कर पाया तो आपके पैसे डूब गए ना, डूबे कि नहीं डूब गए। इसीलिए आप तो चाहोगे कि भाई मुझे अकाउंट्स दिखाओ, चाहोगे नहीं चाहोगे, ऐसे ही। इसीलिए यही पॉइंट है आपका कि क्रेडिटर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। देखिए, असेसिंग द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू बिजनेस टू पे इट्स डेट्स, यानी कि जो भी हम उधार सामान उसको दे रहे हैं, हम लोग उधार सामान उसे दे रहे हैं, तो भाई हमें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। और हमारी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को चाहिए जिससे हम उधार सामान खरीद रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब आता है लेंडर। लेंडर क्या होता है, बस बिल्कुल सेम एज क्रेडिटर, सेम एज क्रेडिटर। क्रेडिटर में तो आ गया था कि भाई वो हमने उसे उधार सामान खरीदा, पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसी लेंडर ले लो कि आपने उससे उधार कैश ले लिया, आप पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए उसको भी चाहिए। देखो दोनों पॉइंट सेम है, रीपेइंग कैपेसिटी एंड क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। अब आता है टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी यानी कि जीएसटी आपको पे करना है ना, तो वो भी तो आपका अकाउंट चेक करे कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना नहीं किया। अब बताओ कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपने कितने का सामान खरीदा, कितने का बेचा, बताओ कितना जीएसटी देना पड़ेगा। इसीलिए तो असेसमेंट ऑफ ड्यू टैक्सेस, ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों ये जो है ना डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये आप लोग पढ़ने वाले हो बीकॉम में, ये कैसे बनाया जाता है। ये अकाउंटिंग डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक बच्चों हमारे जो है ना स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है 3rd चैप्टर के अंदर। बाकी जो ब्रीफली है वो आपका जाएगा सीए की स्टडी में जाएगा, सीएस की स्टडी में, सीएमए की स्टडी में और बीकॉम में जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर है। अब आते हैं अदर्स, इनके अलावा भी बच गए, जैसे कस्टमर, रिसर्चर, जो आपकी कंपनी पे रिसर्च कर रहे हो या पूरे बिजनेस मॉडल पे रिसर्च करना चाह रहे हो, किसी भी पर्पज से ले सकते हैं। तो जितने भी बाहर के बंदे एक्सटर्नल में, तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन है बच्चों। वो एक तो आपका इन्वेस्टर, दूसरा क्रेडिटर, तीसरा लेंडर, चौथा टैक्स अथॉरिटी, और पांचवा बच्चों जो भी इनके अलावा फिर भी जो बच गए, ये हमारे क्या थे बच्चों, ये हमारे थे यूजर्स। क्लियर। चलिए अब आप इसको भी जरा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। इन्वेस्टर, क्रेडिटर, लेंडर्स और अथॉरिटी और अदर्स। क्लियर। अब आते हैं बच्चों क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बार बार आ गया भाई, ये होता क्या है सर, पहले ये तो बता दो।
ये जानना चाह रहे हो ना, चलो मैं पहले आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही बता देता हूँ। देखिए हालांकि मैंने आपको ये बता दिया है, कब बता दिया, फर्स्ट क्लास में बता दिया था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है। मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, उसमें मैंने बताया था, एक पॉइंट आपको बताया था मैंने रिकॉर्डिंग का, दूसरा पॉइंट आपको बताया था मैंने क्लासिफिकेशन का, तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया था समराइजेशन का, और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था एनालिसिस का, पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया था इंटरप्रिटेशन का, छठा पॉइंट मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशंस का। तो ये जो एनालिसिस है, समराइजिंग है, इंटरप्रिटेशन है, यही सारा तो बच्चों यही तो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, यही हमारा क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। कि आपने, मैंने आपको समराइजेशन के अंदर क्या क्या बताया था, मैंने बताया था एक आपका बनता है ट्रेडिंग एंड P&L, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों बैलेंस शीट बनती है, यही सारे इन्फॉर्मेशन तो होती है। एनालिसिस हम कैसे करते हैं, एनालिसिस वाला बच्चों आपकी ना 12th क्लास में आने वाली है, थर्ड बुक। 12th क्लास में आपकी 3 बुक दी हुई है, इसमें जो थर्ड बुक है एनालिसिस वाली, वही सारा एनालिसिस है। तो एनालिसिस के अंदर क्या कहता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कैश फ्लो, रेशियोज, कंपैरिजंस, ये सब चीज़ें आती है एनालिसिस के अंदर। फिर उसको इंटरप्रेट करना, उसकी उसकी क्या निकाल लेना, उसका जो क्या सार है भाई, हमने क्या पाया, अच्छा है कि बुरा है, यही सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर चलते हैं। देखो बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपके ये इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि यही सब तो आप वैसे ही सीखने वाले हो आगे चल करके। तो वही सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, जितना भी अकाउंट्स आप बना रहे हो सब इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, चलिए अब हमारा देखो लास्ट टॉपिक बचा है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला रिलायबिलिटी। Reliability implies that the information must be free from material error and personal bias. Free from material error, कोई भी गलती ना हो, इंफॉर्मेशन को गलती नहीं होती है, और कोई पर्सनल जजमेंट, कोई भी बायसनेस नहीं होती कि हाँ भाई इसमें ऐसा कर दिया, उसमें ऐसा कर दिया। सारी सबकी इंफॉर्मेशन एक जैसी ही बनती है, कोई गड़बड़ वाली चांस ही नहीं है। ठीक है, यानी भरोसेपूर्ण है। और क्या बच्चों, रेलेवेंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स। जो भी उसको यूजर्स उसको पढ़ता है, जो भी उसको डिसीजंस लेने हैं, वो उसके हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। और क्या होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्योंकि बच्चों अकाउंटिंग करने का प्रोसेस, उसका मेथड सबका सेम होता है और वैसे ही हर कोई करेगा, तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टैंडेबल। क्लियर है। अब आता है बच्चों कंपैरेटिबिलिटी। बोथ इंट्राफर्म एंड इंटरफर्म कंपैरिजन मस्ट बी पॉसिबल ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। यानी कि इंट्राफर्म फर्म के अंदर इंटरफर्म फर्म से दूसरी फर्म से लिंक करके आपको कंपैरिजन करना है। सपोज आपका बिजनेस है कॉटन का, ठीक है, आप इस कॉटन से क्या बनाते हो बच्चों, क्लॉथ बनाते हो। ठीक है, और दूसरी कंपनी भी कॉटन से क्लॉथ बनाती है, तीसरी कंपनी भी कॉटन से क्लॉथ बनाती है। आप तीनों के स्टेटमेंट्स को लेकर के क्या कर सकते हो बच्चों, कंपैरिजन कर सकते हो। ये सी क्वालिटी। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद आता है बच्चों आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आपके 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है बच्चों डबल एंट्री, एक आपको क्या दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जो आपको दूसरा पॉइंट बच्चों दिया हुआ है, आपको दूसरा पॉइंट दिया हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखो मैंने इसके लिए लिख दिया है कि ये चीज़ आप लोग सीखोगे कहाँ, चैप्टर नंबर 6 में, और ये चीज़ आप लोग सीखोगे कहाँ, चैप्टर नंबर 20 में, क्योंकि यही इसके सेपरेट चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी बुक ओपन करके देख सकते हैं। 20 जो चैप्टर है वो सिंगल एंट्री सिस्टम का है, जो कि आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से दिया होगा।
किसके नाम से दिया होगा बच्चों? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 20 में। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, है ना? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे लेसन 2, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म। फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।